सोलापुर नाम के एक गांव में बिरजू नाम का एक युवक अपनी सौतेली माँ के साथ रहता था। सौतेली माँ होने के कारण उसकी माँ हमेशा बिरजू को डांटा करती थी और घर का सारा काम बिरजू से ही करवाया करती थी। बिरजू को ना चाहते हुए भी सारा काम खुद करना पड़ता था। एक दिन जब बिरजू अपने आंगन के फूलों की देखभाल कर रहा था, ये काम तो हो गया, अब जल्दी से घर का काम कर लेता हूँ। अरे बिरजू, कहाँ है तू? हाँ माँ, मैं यही हूँ। अरे वो तो मुझे पता है, लेकिन ये बता कि तू इतनी देर से यहाँ पर क्या कर रहा है? वो देखिए माँ, ये पौधा सूख रहा था तो मैंने इसकी थोड़ी छटाई कर दी है और इसमें खाद। अरे तो कौन सा तीर मार दिया तूने? इतना छोटा सा काम तो था। अच्छा, तुझसे मैंने कहा था ना कि जल्दी ये काम निपटा कर कपड़े धो दे। मैं सारे काम कर दूंगा माँ। अरे हाँ तो जल्दी करना, एक काम को लेकर बैठ जाता है बस। बिरजू अपनी सौतेली माँ की डांट सुनकर कपड़े धोने के लिए नदी किनारे चला जाता है। अरे बेटा, आज कपड़े धोने जल्दी चले आए? हाँ काकी, आज माँ को मुन्नी दीदी के घर जाना था ना। 15 दिन बाद मुन्नी दीदी का ब्याह है ना, इसीलिए तो बाकी काम भी मैं ही कर दे रहा हूँ। बेटा, अब तू ना बात को मत छुपा, ये तो तेरी माँ का रोज का है। आए दिन तुझे यहाँ भेज देती है तो घर में सारा काम करता ही है। ऊपर से तेरी माँ तुझे बाहर का काम भी दे देती है। अच्छा बेटा, ये बता कि तूने कुछ खाया कि नहीं? नहीं काकी, वो अब चुपचाप चल मेरे घर। अपना काम निपटाने के बाद बिरजू अपनी पड़ोसन रेखा काकी के घर चला जाता है और कुछ खा लेता है। बिरजू रेखा के घर में देखता है कि रेखा तो अपने सौतेले बेटे को कितना प्यार कर रही है। अच्छा बेटा, अब तू घर जा, वरना तेरी माँ तुझे बहुत डांटेगी। बिरजू घर चला जाता है। तू उसी रेखा के घर गया था ना मेरी बुराई करने? नहीं माँ, मैं ऐसा कुछ नहीं करता। अरे तू क्या क्या करता है सब पता है मुझे। ध्यान से सुन, अगर आज के बाद तू रेखा के घर गया तो मुझसे बुरा कोई ना होगा, समझा? ठीक है माँ। अब जा जाके 5 बाल्टी पानी लेके आ कुएं से। बिरजू रोते हुए पानी लेने चला जाता है। वहीं शिखा अपने सगे बेटे रतन को खाना खिलाने लगती है, जिसकी दिमागी हालत सही नहीं थी। ले बेटा, ये बादाम खा, ये सब खाएगा तभी तो तू तंदुरुस्त रहेगा ना। नहीं माँ, नहीं। हे भगवान, मेरे बेटे की हालत कब सुधरेगी? दिन ऐसे ही गुजरते रहते हैं और तभी एक दिन माँ, क्या हुआ? कुछ नहीं। माँ बताइए ना, आप रो क्यों रही हैं? बिरजू, हमारे नाम की जमीन तुम्हारे चाचा ने हड़प ली है। अब हमारे पास खाने को भी पैसे नहीं है। सोच बिरजू, अब तेरे भाई का क्या होगा? ये तो खुद से कुछ कमा भी नहीं सकता। नहीं माँ, चाचा ऐसा नहीं कर सकते। मैं उनसे बात करता हूँ। नहीं, तुम उनसे बात मत करो, वो कहीं तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचा दे। वैसे भी वो गांव का सबसे बड़ा सेठ है और तो और बहुत लालची किस्म का आदमी है वो। तो अब क्या करें माँ? देख बेटा, अब एक ही रास्ता है। क्या माँ? देखो बेटा, ये बहुत ही गुप्त बात है, किसी को भी कुछ मत बताना। एक जादुई नगरी है जहाँ से तुम ढेर सारा सोना लेकर आ सकते हो और हम सबकी जिंदगी बना सकते हो। और हाँ बेटा,
इस जादुई नगरी में एक नदी बहती है, तुम्हें उस नदी का जल लेकर आना होगा। मैंने एक बहुत पुराने जाने माने बाबा से पता लगाया है कि अगर उस जादुई नगरी का जल रतन ने पी लिया तो ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। अच्छा, तो मैं वहाँ जरूर जाऊंगा माँ। ठीक है बेटा, तो मैं तुझे बताती हूँ तुझे क्या क्या करना है। वैसे बेटा, वो एक जादुई नगरी है, इसलिए उसके बारे में सब कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ, इतना निश्चित है कि उस दुनिया में जाने के लिए कुएं के अंदर कूदना होगा और आने के लिए एक मंत्र पढ़ना होगा। शिखा बिरजू को उस जादुई नगरी के बारे में कुछ बातें और बताती है। फिर कुछ देर बाद वो बिरजू को लेकर जंगल के पास जाती है। माँ, ये तो वही गांव का भूतिया कुआं है ना? ये सारी अफवाहें हैं, तुम इसके अंदर कूद जाओ। माँ, लेकिन अरे मुझ पर भरोसा रखो बेटा। बिरजू आंखें बंद करके कुएं के अंदर कूद जाता है। क्या? अरे, ये तो वाकई में एक जादुई नगरी है। बिरजू यही सोचते सोचते आगे बढ़ता है। इतनी देर हो गई है, मैं कब से इधर उधर भटक रहा हूँ। आखिर मैं किसी से कुछ पूछूं भी तो किससे पूछूं? कोई है ही नहीं यहाँ पर। कि सोचते हुए बिरजू एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उसके पेट से आवाज आती है। बहुत भूख लग रही है। तभी बिरजू जिस पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, उसी पेड़ से एक फल गिरता है। लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। बिरजू फल खाने ही वाला होता है कि तभी वो पेड़ बोल पड़ता है। बालक, रुको। ये फल मत खाओ। क्या? बोलने वाला पेड़? हाँ, मैं बोल सकता हूँ। अच्छा, लेकिन मैं ये फल क्यों नहीं खा सकता? मुझे बहुत भूख लगी है। देखो, मेरे ऊपर एक भी फल नहीं लगा है, और जो एक फल लगा था वो भी अभी अभी नीचे गिर गया है। अगर तुम इसे भी खा लोगे तो मेरे पेड़ में कभी भी और फल नहीं उग सकेंगे। परंतु ऐसा कैसे संभव है? आप तो इतने बड़े पेड़ हैं और आपके ऊपर कभी ना कभी तो फल उग ही जाएंगे। नहीं बालक, मैं कोई साधारण पेड़ नहीं हूं। मुझे श्राप मिला है कि मैं 51 सालों तक सिर्फ एक फल के साथ रहूंगा, और अगर इस बीच यदि कोई मेरे इस फल को खा लेता है तो मेरा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, मैं आपके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होने दे सकता। ऐसी भी क्या भूख जो दूसरों को परेशान करे। ये लीजिए आपका ये फल। बहुत बहुत धन्यवाद बालक। तभी वो पेड़ अचानक वहां से गायब हो जाता है। अरे, ये पेड़ कहाँ गायब हो गया? कोई बात नहीं, आगे बढ़ता हूँ। तभी बिरजू को एक बगीचा दिखता है जिसके फूल मुरझा रहे थे। तभी बिरजू को वहाँ एक बुढ़िया दिखाई देती है। बेटा, क्या तुम इस बगीचे को फिर से पहले जैसा बनाने में मेरी सहायता कर सकते हो? क्योंकि समय बहुत कम है। अगर इन्हें जल्दी ठीक ना किया गया तो ये सभी मर जाएंगे। हाँ माँ, मैं आपकी सहायता करूँगा। अच्छा, वाकई में? हाँ। तो मैं तुम्हें बता दूं कि इस काम में करीब 3 दिन तो लग ही जाएंगे। अच्छा, कोई बात नहीं अम्मा,
मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा। तो फिर ठीक है, बाएं हाथ से थोड़ा आगे जाने पर एक नदी है। तुम्हें रोज वहाँ से पानी लाकर इस बगीचे में डालना है और फूलों की देखरेख भी करनी है। और हाँ, ये जादुई फूल हैं जिन्हें दिन में 15 बार पानी तो चाहिए ही। बिरजू ये सारी शर्तें सुनकर हैरान रह जाता है, लेकिन अब उसने हाँ कर दी थी तो वो अपनी बात से पीछे नहीं हट सकता था। इसलिए वो दिन में करीब 15 बार नदी से पानी भर कर लाता और उस बगीचे में डाल देता। अरे बेटा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ अम्मा, बस थोड़ा सा चक्कर आ रहा है। तो रहने दे बेटा। नहीं अम्मा, आपने कहा है ना कि इसमें पानी डालना जरूरी है, इसलिए मुझे ये काम जल्दी करना ही होगा। बिरजू ये कहकर फिर से नदी से पानी लेने जाता है और जब वो पानी लेकर लौटता है बेटा, बिरजू बेहोश हो जाता है। वो अम्मा जी, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, इसीलिए चक्कर आ गया। क्या? और तुमने मुझे ये बात भी नहीं बताई? नहीं अम्मा जी, आप ऐसे ही अपने इस बगीचे के लिए इतना परेशान थी और ऐसे में मैं आपके सामने अपने दुख कैसे बताता। कितना अच्छा बच्चा है, सदा खुश रहो बेटा। इसके बाद बिरजू उस बूढ़ी अम्मा से सोने के बारे में पूछता है और उसे सारी बात बताता है। वहीं बूढ़ी अम्मा बिरजू को इस जादुई नगरी में और आगे बढ़ने को कहती हैं और कुछ नहीं बताती। इतना बताकर वो बूढ़ी अम्मा गायब हो जाती है। उनके गायब हो जाने के बाद बगीचा बिल्कुल हरा भरा हो जाता है। वाह, मेहनत रंग लाई और मैंने रतन के लिए उस नदी का जल भी रख लिया है। चलो अब आगे बढ़ता हूँ। बिरजू आगे बढ़ने लगता है। तभी उसे एक पुराना महल दिखाई देता है जो सोने की तरह चमक रहा था। लगता है सोना इसी के अंदर है। बिरजू दबे पांव उस महल के अंदर जाता है। अरे वाह, इतना सारा सोना। बिरजू उस जगह से सोना उठाने ही वाला होता है कि वो स्वयं को रोक लेता है, क्योंकि उसके अनुसार बिना अनुमति के किसी अन्य मनुष्य का कोई भी वस्तु लेना उचित नहीं था। मुझे इंतजार करना होगा इस सोने के मालिक का। बिरजू वहीं बैठकर उस सोने के मालिक का इंतजार करने लगता है। हे महादेव, मेरी सहायता करिए। मुझे अपने से ज्यादा अपनी माँ और भाई की परवाह है। वो इस वक्त क्या कर रहे होंगे? वैसे ही मुझे यहाँ आए हुए 5 दिन हो चुके हैं। बिरजू इस बात की चिंता कर ही रहा था कि तभी अचानक से एक जादुई आदमी उसके सामने आ जाता है, जो स्वयं किसी सोने की तरह चमक रहा था। मैं इस महल का महाराजा हूँ और मुझे पता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। तुम्हें सोना चाहिए ना? हाँ, कृपया मुझे सोना ले जाने की अनुमति प्रदान कीजिए। उस स्वर्ण आदमी ने बिरजू को सिर्फ एक छोटी सी अंगूठी दी, जिससे बिरजू थोड़ा निराश हो जाता है, क्योंकि इतने सोने से उसका कुछ भी नहीं होने वाला था। अब तुम जा सकते हो। हाँ। रुको, तुम्हारी परीक्षा संपूर्ण हुई। तभी वो स्वर्ण आदमी उसी बूढ़ी अम्मा के रूप में परिवर्तित हो जाता है,
जिसका जादुई फूलों का बगीचा था। अम्मा आप? हाँ, तुम जब से इस जादुई नगरी में आए हो तब से तुम्हारी परीक्षा ली जा रही है और तुमने सारी परीक्षाएं सफलतापूर्वक उत्तीर्ण भी कर ली हैं। अच्छा। हाँ, ये भी तुम्हारी परीक्षा थी कि अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा सोना दूं तो तुम अधिक स्वर्ण पाने की लालसा ना करो। हाँ अम्मा, मेरे पिताजी हमेशा कहा करते थे कि कभी भी किसी दूसरे मनुष्य के धन का लालच नहीं रखना चाहिए। उत्तम, बहुत ही उत्तम संस्कार मिले हैं तुम्हें। वैसे तुमसे पहले बिल्कुल तुम्हारी उम्र का एक बालक आया था। वो अपनी आखिरी परीक्षा में सफल ना हो सका क्योंकि जब उसे कम सोना दिया गया तो उसने यहाँ से सोना चोरी करने का दुस्साहस किया था, जिसके कारण उसे दंड दिया गया और वो अपना दिमागी संतुलन खो बैठा। उसका नाम था रतन। क्या? इसके बाद अम्मा जादू से एक बड़ी पोटली बिरजू के सामने प्रकट कर देती हैं, जिसमें ढेर सारा सोना रखा था। बिरजू वो सोने की पोटली लेता है और मंत्र पढ़ के वापस अपनी दुनिया में चला जाता है। माँ, आपने रतन को उस जादुई नगरी में भेजा था जिसके कारण उसकी आज ऐसी हालत है। माँ, आपने ऐसा क्यों किया? बोलिए माँ। बेटा, शिखा रोते हुए बिरजू को बताती है कि एक दिन जंगल के पास उसे एक बाबा मिला था और उसी बाबा ने उस जादुई नगरी के बारे में शिखा को बताया था। शिखा बहुत खुश हुई और अपने घर आई। घर जाकर शिखा सोचने लगी कि क्या जादुई नगरी में जाना सुरक्षित है। उसी रात को जब वो खुशी में उस जादुई नगरी के बारे में बड़बड़ा रही थी, तभी उसके बेटे ने सुन लिया था। फिर क्या हुआ था माँ? उसके बाद मैंने रतन को वहां जाने से बहुत मना किया क्योंकि मेरे मन में खोट था। बाबा ने मुझे बताया था कि वहां जाना सुरक्षित नहीं है क्योंकि वहां कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैं चाहती थी कि तू वहां पर जाए। अब क्योंकि रतन तुझसे बहुत प्यार करता था, इसलिए मैं उसे ये बात बता न सकी। वो चुपचाप चला गया। मुझे माफ कर दे बेटा। इसके बाद बिरजू उस जादुई नगरी की नदी के जल से रतन को ठीक कर देता है और अपने भाई से रोते हुए गले लगता है। क्योंकि अब शिखा का सगा बेटा बिरजू की वजह से ठीक हुआ था, इसलिए अब वो बिरजू को भी अपने सगे बेटे की तरह प्यार करने लगी। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, तीनों शहर जाकर कुछ सोने को बेच देते हैं, जिससे उन्हें बहुत सारे पैसे मिलते हैं। माँ, हमें इन पैसों से अपना एक घर बनाना चाहिए। हाँ बेटा, तुम सही कहते हो। कुछ ही दिनों में वो लोग गांव में सबसे बड़ा घर बनवा लेते हैं और गांव के सबसे धनवान व्यक्ति बन जाते हैं। ये देखकर उसके चाचा अंदर ही अंदर जलने लगे। बिरजू के चाचा गांव के सबसे बड़े सेठ थे। एक दिन सेठ अपने एक खास आदमी सोमा से कहता है, पता नहीं सोमा, ये शिखा रातों रात इतना अमीर कैसे बन गई। मैं तो सोच रहा था कि इन लोगों की सारी जमीन हड़प कर इन सभी को सड़क पर कर दूं। पता नहीं सेठ जी, पूरा गांव शिखा की अमीरी पर हैरान है। सोमा, तुम एक काम करो, तुम उसके पीछे कुछ आदमी लगा दो और पता करो कि उन लोगों के पास इतने सारे पैसे आए कहां से। ठीक है सेठ जी। उसके बाद सेठ के आदमी उन तीनों पर नजर रखने लगते हैं। बेटा बिरजू, आखिर तुम्हें उस दिन इतना सारा सोना कैसे मिला?
जबकि रतन के तो कुछ भी हाथ नहीं लगा था। तभी बिरजू अपनी माँ को और रतन को सारी बात बताता है। उधर सेठ के आदमी इन सारी बातों को सुन रहे होते हैं और जल्दी से जाकर वो सेठ को सारी बात बता देते हैं। अच्छा, तो ये बात है। तब तो हमें भी जाना चाहिए उस जादुई नगरी में और सारा सोना ले आना चाहिए। उसके बाद सेठ अपने 2 आदमियों के साथ उस जादुई नगरी में जाता है। उस नगरी में 2 दिनों तक भटकने के बाद उन लोगों को वही पेड़ दिखता है। पता नहीं ये सोने का महल कहाँ है। फिलहाल तो मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। जाओ, तुम दोनों उस पेड़ पर देखो, शायद उसमें कोई फल हो। ठीक है सेठ जी। सेठ के दोनों आदमी उस पेड़ के पास जाते हैं। तभी उन दोनों के सामने एक फल गिरता है। सेठ के आदमी जल्दी से उस फल को उठा लेते हैं। बालक, रुको, ये फल मत खाओ। अरे मंगरू, तुम आवाज बदल कर क्यों बोल रहे हो? मुझे पता है तुम्हें भी बहुत जोरों की भूख लगी है। अरे मैंने कहाँ कुछ बोला। अगर इस फल को खाना है तो बोल दो। देख मंगरू, भूख तो मुझे भी लगी है। एक काम करते हैं, अगर ये फल सेठ को दूंगा तो वो अकेले ही इसको खा लेगा, हमें कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए हम दोनों इसे आधा आधा करके खा लेते हैं। क्या कहता है? हाँ सुमा भाई, ऐसा ही करते हैं। लेकिन सेठ को क्या कहेंगे? अरे तुम उसकी फिक्र मत करो, सेठ को बोल देंगे कि इस पेड़ पर कोई फल ही नहीं था। वैसे भी सेठ का पेट एक फल से थोड़ी भरने वाला है। हाँ सुमा भाई, तुम ठीक कहते हो। उसके बाद वो दोनों चुपके से वो फल को आधा आधा करके खा लेते हैं। और सेठ को जाकर कह देते हैं कि उस पेड़ पर कोई फल नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं, जल्दी से उस सोने के महल को ढूंढो। जल्दी सोना लेकर घर भी चलना है, नहीं तो हम सब यहाँ भूखे मर जाएंगे। ठीक है सेठ जी। ठीक है सेठ जी। उसके बाद वो तीनों सोने के महल को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी उन लोगों को वही बुढ़िया मिलती है। बेटा, क्या तुम सब मिलकर इस बगीचे को फिर से पहले जैसा बनाने में मेरी सहायता कर सकते हो? क्योंकि बहुत कम समय है, अगर इन्हें जल्दी ठीक ना किया गया तो ये सब मर जाएंगे। ए बुढ़िया, मैं यहाँ ये सब करने नहीं आया हूँ। मुझे ढेर सारा सोना चाहिए। बताओ सोना कहाँ है? तुम लोग मेरी सहायता करोगे, उसके बाद मैं बता दूंगी। ए बुढ़िया, बता, नहीं तो हम तुझे जान से मार देंगे, समझी? उस बूढ़ी अम्मा को समझते देर न लगी कि ये तीनों किस प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। फिर क्या था, वो बूढ़ी अम्मा उन तीनों को उस महल में ले जाती है जिसमें बहुत सारा सोना था। सेठ इतना सारा सोना देखकर पागल सा हो जाता है। अरे अरे, इतना सारा सोना! ए, जल्दी से तुम दोनों सोने के ढेर पकड़ लो और चलो यहाँ से। सेठ और उसके आदमी अपनी अपनी सोने की ढेर पकड़कर महल से निकलने लगते हैं।
तभी वो लोग देखते हैं कि महल का दरवाजा बंद है। अरे ये दरवाजा बंद कैसे हो गया? कुछ देर पहले तो खुला था। चलो तुम दोनों सोने के ढेर को नीचे रखो और दरवाजा खोलो। उसके बाद सेठ के आदमी दरवाजा खोलने लगते हैं, लेकिन महल का दरवाजा नहीं खुलता। सेठ जी, ये दरवाजा तो खुल ही नहीं रहा है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? और वो बुढ़िया कहाँ गई? जरूर ये काम उसी का होगा। तभी वहाँ वो बूढ़ी अम्मा प्रकट होती है। तुम लोगों को शायद पता नहीं कि ये जादुई नगरी है। यहाँ सभी को 3 पड़ाव पार करने होते हैं और तीनों पड़ाव में इंसान की परीक्षा ली जाती है। जो इंसान इन तीनों पड़ावों को पार करता है वही यहाँ से सोना ले जा सकता है। अगर कोई पहला पड़ाव पार करता है और दूसरे पड़ाव में असफल होता है, वैसे लोगों की जीवन में सदा गरीबी रहती है। और जो दूसरे पड़ाव को पार करके तीसरे में असफल होते हैं, वैसे लोग आजीवन पागल हो जाते हैं। लेकिन तुम लोगों ने तो कोई पड़ाव पार नहीं किया, इसलिए अब तुम तीनों यहीं जीवन भर कैद रहोगे और भूखे मारे जाओगे। उसके बाद वो बूढ़ी अम्मा वहां से गायब हो जाती है और सेठ और उसके आदमी महल में बंद हो जाते हैं। और आज भी सेठ और उसके दोनों आदमी कहाँ गए, ये रहस्य ही है।